आज के शो में। नैब को जाली बैंक अकाउंट्स मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कामयाबी। कराची में गैर कानूनी तौर पर अलॉट करदा 21 अरब रुपए की 562 एकड़ जमीन वारगुजार। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। तफसीलन आज आपके सामने नाज़रीन एक दास्तान रखेंगे किस तरह शहर कराची में अरबों रुपए मालियत की ज़मीन जो है इस वक्त उसकी बंदरबांट हुई, किस तरीके से वो ज़मीन अलॉट की गई और गैर कानूनी अलॉटमेंट के बाद उसको आगे उसमें प्लाजाज या उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स आगे बेचे भी गए, उसको यानी ज़मीन को आगे अलॉटीज को अलॉट भी किया गया। और इस पूरे हेर फेर के अंदर किस तरह सरकारी अफसरान मुबैना तौर पे मुलविस थे, जो कि रेफरेंस में बाद में साबित हुआ। फिर उन्होंने प्ली बार्गेन की और रकम वापस की, रकम उन अलॉटीज को वापस की और उसके साथ साथ ज़मीन जो थी वो नैब को वापस की, जो कि गैर कानूनी तौर पर सिंध हुकूमत ने अलॉट की थी। ये बड़ा अहम मामला है। इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ फेक अकाउंट्स केस से है, क्योंकि जो सारी रकम आ रही थी वो उन फेक अकाउंट्स में आ रही थी जिसकी नैब तफ्तीश कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, बड़े सियासी रहनुमाओं के हवाले से ये उन फेक अकाउंट्स में जो है सारी रकम जा रही थी। जो तफसीलन अभी आप स्क्रीन पे अपनी एक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो ड्राफ्ट देख रहे हैं, उसमें आपको नाम नजर आएंगे। 9 के करीब नाम है ये वो नाम है जिनके नाम पर ये रिकवर्ड लैंड्स जो है इस वक्त रिकवर हुई हैं, जो डिटेल है उनकी और कितनी ज़मीन अलॉट हुई थी। इसमें रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, मुख्तलिफ नौयत की ज़मीनें इस वक्त अलॉट की गई थी, जिनकी टोटल मालियत जो है वो 20 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 21 अरब रुपए बनती है, 20.69 बिलियन रुपीज़ बनती है। जो अमाउंट इसमें लिखी है, जो अफेक्टीज को वापस की गई है, वो तकरीबन 30 करोड़ रुपए है, 300 मिलियन रुपए। और जो ज़मीन की मालियत है वो 2691 मिलियन रुपए है, यानी तकरीबन 20 अरब रुपए से ज़्यादा की निस्बत है और तकरीबन 21 अरब रुपए की मामला बनते हैं। जो अमाउंट ऑफ स्टेट लैंड इलीगली अलॉटेड एंड रिकवर्ड बाय नैब। अब ये रिकवरी बड़ी तरीन है और इस केस की कुछ अहम तरीन और दिलचस्प तफसीलात हैं जो आपके सामने हम प्रोग्राम में रखने लगे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ज़मीन अलॉट होने का जो पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा इसमें सिंध हुकूमत के चंद अफसरान और इसके साथ साथ आला यानी आला अफसरान भी मुलविस पाए गए। ये ज़मीन जिस तरह अलॉट हुई इसको ज़रा समझते हैं पहले, किस तरह हुआ। नैब ने रिकवरी तो करी, लेकिन ज़मीन किस तरह अलॉट हुई, किस तरह ये गैर कानूनी मामला हुआ। ये मई 2012 में सिंध हुकूमत की लैंड कमेटी एक थी, उस लैंड कमेटी ने ये स्कीम 33 में कराची में 29 एकड़ की एक ज़मीन थी जो एक्सचेंज की ज़मीन थी, इसको रेगुलराइज किया। ये 29 एकड़ की जो ज़मीन जो रेगुलाइज हुई एक्सचेंज की, ये गुलाम चंद और यूसुफ ईदी नाम के 2 अफराद थे जिनके नाम पर ये अलॉट हुई और रेगुलाइज की गई। 29 एकड़ एक्सचेंज की ज़मीन को रेगुलाइज किया गया और उसकी मालियत रखी गई 2 करोड़ रुपए में रेगुलाइज कर दिया गया इसको। बाद अज़ां जो 2 खरीदार थे उन्होंने कहा कि यह अराजी हमारे कब्जे में नहीं है। खरीदार ने मुतालबा किया कि यहाँ पर कोई और बैठा है, इसके बदले हमें दूसरी ज़मीन दी जाए। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर मलीर काजी जान मोहम्मद ने 1 माह कबल जो ज़मीन 2 करोड़ रुपए में रेगुलाइज कराई थी, उसी ज़मीन की कीमत 3.5 अरब रुपए लगाई। और यह अराजी स्कीम 33 कराची में वाक़ है, जिस तरह मैंने बताया। साबिक डिप्टी कमिश्नर मलीर काजी जान ने उसकी कीमत 3.5 अरब रुपए लगाकर उसके बदले में स्टील मिल यानी बिन कासिम के इलाके में 560 एकड़ अराजी जो उस वक्त ज़मीन है वो खरीदार के हवाले कर दी। 1 माह कबल 2 करोड़ रुपए में रेगुलाइज की गई अराजी इस तरह से वो तकरीबन 3.5 अरब रुपए उस कीमत के लगाए गए। यानी 1 माह पहले वो 2 करोड़ रुपए में रेगुलाइज हुई और फिर 1 माह बाद 3.5 अरब रुपए में उसकी कीमत लगाई गई। और स्टील मिल्स के इलाके में 562 एकड़ ज़मीन की कीमत नैब ने, अब जो नैब ने रिकवरी की है तो उसकी ज़मीन की मालियत 21 अरब रुपए, यानी 2 करोड़ से 3.5 अरब और 3.5 अरब से एक्सचेंज की गई 21 अरब रुपए की ज़मीन। स्कीम 33 कराची में जो 29 एकड़ ज़मीन है उसकी अपनी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ज़मीन भी एक्सचेंज में दी गई थी और यानी वो जो एक्सचेंज हुआ था वो 2006 में हुआ था, जब सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन खालिद सोमरो साहब थे और उसको भी गैर कानूनी करार दिया गया था जब वो एक्सचेंज हुआ था 2006 में। वो अराजी भी ज़िला गरबी की एक ज़मीन के बाद ले दी गई थी और बाद में अलॉटीज को ज़िला गरबी को पहले ही वो ज़मीन किसी को फरोख्त कर दी गई थी। यानी जाली दस्तावेजात पर वो एक्सचेंज हुई थी, फिर उसी एक्सचेंज के बदले में ये 562 एकड़ ज़मीन दी गई। यानी 2 करोड़ से 3.5 अरब, 2 करोड़ की वैल्यूएशन की, फिर 3.5 अरब की असेसमेंट की, 1 महीने बाद 2 करोड़ में रेगुलाइज किया, फिर 3.5 अरब का इस वक्त उसको असेसमेंट दी और फिर उसको एक्सचेंज ज़मीन से किया बिन कासिम में 562 एकड़। उसकी मालियत अब जो नैब ने रिकवर की है वो 21 अरब रुपए बनती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जिस तरह ज़मीनों की बंदरबाट इस शहर में हुई है कराची में
और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जमीन है, 562 एकड़। इस पे आगे मंसूबे बनाए गए, बेचे गए अलॉटीज को। इस तरह मैंने कहा कि 356 अलॉटीज को 30 करोड़ पे वापस भी कर दिए नैब ने। अब यहां से जो नैब की इन्वेस्टिगेशन हुई, मैंने जिस तरह कहा कि एक मीटिंग हुई लैंड कमेटी की, इस मीटिंग के अंदर जो नैब की इन्वेस्टिगेशन है उस हवाले से कुछ चंद नुकात आपके सामने रखते हैं। इसमें साबिक डीजी एसबीसीए मंजूर कादिर काका साहब थे, साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके अलावा साबिक सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन गुलाम मुस्तफ़ा साहब थे, साबिक डिप्टी कमिश्नर मलिर काजी जान के नाम शामिल है जो मरकजी मुलजमान में ना सामने आए इस वक्त। और मुलजमान ने रिश्वत लेकर करोड़ों पे सियासी कायदीन के इस्तेमाल में जाली बैंक अकाउंट्स में जमा कराए थे, ये भी एक इल्ज़ाम सामने आया। इसी वजह से नैब रावलपिंडी ने इस केस को उठाया। बिन कासिम टाउन में 21 अरब रुपए की जो 562 एकड़ अराजी है, ये ओमनी ग्रुप के मुबैना फ्रंटमैन को स्कीम 33 में सिर्फ जो 29 एकड़ के बदले में अलॉट की गई। और ये नैब की इन्वेस्टिगेशन में और जो सामने आया हमारे डॉक्यूमेंट रेफरेंस में, उसमें लिखा है कि गैर कानूनी अलॉट की गई अराजी में 362 एकड़ जमीन स्टील मिल्स की मिल्कियत थी। और इस 362 एकड़ अराजी में से 58 एकड़ अराजी पर सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। बिल्डर्स ने गैर कानूनी अराजी पर साबिक डीजी एसबीसीए की मिली भगत से रिहायशी मंसूबे मंजूर करवाए और बिल्डर्स ने सैकड़ों प्लॉट्स शहरियों को फरोख्त करके करोड़ों रुपए बनाए। मुलजिमान ने प्ली बार्गेन करके 562 एकड़ अराजी वापस कर दी और प्लॉट्स के अलॉटीज को नैब ने बिल्डर से 30 करोड़ रुपए वापस भी करवा दिए। तो ये पूरा मामला इस वक्त हुआ है नाज़रीन, ये जिस तरह से आप देखें। और मैं आपको बताता चलूं कि कुछ 1 से 2 सालों के अंदर अगर आप देखें तो नैब रावलपिंडी ने जो फेक अकाउंट्स केस है इसमें बड़ी बड़ी रिकवरीज करके सिंध हुकूमत को या तो जमीन वापस की है या पैसा वापस किया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे चल के आप सवाल उठाएंगे हम कि जो सारा वापस हो रहा है ये खुद सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पे अलॉट किया। अब नैब वो जमीन जो है, जमीन का टुकड़ा 562 एकड़ का, वो वापस सिंध हुकूमत को दे रहा है। तो क्या गारंटी है कि ये इस वक्त सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा? ये सवाल उठाएंगे। लेकिन नैब ने 2019 में तकरीबन नैब रावलपिंडी ने एहतसाब अदालतों में 9 मुजरिमान को सजाएं दी और 2020 में तकरीबन 13 मुजरिमान को सजाएं दी गई। अगर 2019 की बात करें तो रिकवरीज की मद में रोशन सिंध प्रोग्राम में मुलजिमान से तकरीबन 30 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई और पाकिस्तान स्टील मिल्स जो लैंड केसेस है मुलजिमान से 1000 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी नैब 2019 में पिंडी कर चुका है। 25 सजा याफ्ता मुलजिमान से नैब रावलपिंडी जो रिकवरी की 2019 में, उसमें 1000 करोड़ रुपए पाकिस्तान स्टील मिल लैंड केस और रोशन सिंह प्रोग्राम में 30 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। इसी तरह 2020 की बात करें तो यहां पर जाली अकाउंट्स केस में जैन मलिक से तकरीबन 500 करोड़ रुपए की रिकवरी की नैब ने, पिंडी ने। जाली अकाउंट्स केस में जैन मलिक से मजीद 3 करोड़ रुपए की जायद की रिकवरी हुई। जेवी ओपल केस में जैन मलिक से 17 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। पिंक रेजिडेंसी केस में जैन मलिक से 156 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। रोशन सिंह प्रोग्राम में एयाज सिद्दीकी से 67 लाख रुपए की रिकवरी हुई। मंजूर कादिर काका नहरे ख्याम केस में जैन मलिक से 20 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। हुसैन लवाई केस में जैन मलिक से 212 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। नेशनल हाउस बिल्डिंग केस में लकी अली से 195 करोड़ की रिकवरी हुई। तो ये ज्यादातर रिकवरीज भी 2020 में अगर आप देखें नैब पिंडी का रिकॉर्ड उठा के तो ये जाली अकाउंट्स केस में हुई। अब सवाल ये कि चेयरमैन नैब ने रिसेंटली एक सवाल उठाया था कि एक जगह एक सूबे में हुकूमत है, उस सूबे की हुकूमत को उन्होंने कहा जी, हमने पूछा गंदुम किधर गई तो उन्होंने कहा चूहे गंदुम खा गए। अब वो रकम हम वापस उनको कर रहे हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि आगे मैकेनिज्म क्या बनाए। ये प्रोग्राम में ये सवाल हम उठाएंगे। लेकिन चेयरमैन नैब ने रिसेंटली इन रिकवरीज जो हो रही हैं सूबे सिंध की हुकूमत से, इस बारे में क्या कहा था, जरा ये सुनते हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक सूबे की मिसाल दे रहा हूँ, मैं सूबे का भी नाम नहीं ले रहा, जहाँ सिर्फ गंदम की खुर्द बुर्द 10 और 15 अरब के दरमियान थी। जब पूछा गया कि 10 और 15 अरब रुपए की गंदम कहाँ गई तो उन्होंने कहा जी चूहे भी तो खा जाते हैं। तो जब वो चंद मोटे चूहों को पकड़ा गया तो 10 से 15 अरब की रकम जो है 3 महीने के अंदर वापस आ गई। तो आगे चेयरमैन नैब ने कहा था कि रकम वापस भी करेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि किस तरह वापस करें, क्योंकि कोई मैकेनिज्म बनाया जाए सिलसिले में जिसके बाद इसकी रिकवरी वापस हो। तो उसका मैकेनिज्म का जिक्र भी चेयरमैन नैब की तरफ से किया था। लेकिन बड़े अहम तरीन सवाल आते हैं। ज़मीन की जो बंदरबाट हुई, किस तरह 2 करोड़ रुपए की ज़मीन रेगुलाइज हुई, वो 3.5 अरब की 1 माह बाद हो गई, फिर उसको 21 अरब की ज़मीन से एक्सचेंज किया गया। और मज़े की बात है वो ज़मीन जो एक्सचेंज में दी गई स्कीम 33 वाली 29 एकड़ की, वो 2006 में वो भी एक जिला गरबी से एक्सचेंज में ली गई थी और जाली डॉक्यूमेंट से वो एक्सचेंज हुआ था। तो ये सब कुछ जो था ये एक्सचेंज की जमीन के नाम के ऊपर अरबों रुपए की हेर फेर हुई और नैब ने इस रिकवरी को किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि नैब ने इसको रिकवर कर लिया और अलॉटीज को पैसे भी मिल गए। लेकिन बड़े अहम तरीन सवाल इस केस से मुतालिक और फेक अकाउंट्स केस से मुतालिक नैब की तफ्तीश, नैब की कारकर्दगी पे भी सवाल उठाएंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने एक इंटरेस्टिंग स्कैंडल है इस पर जमीनों का, जो तकरीबन 21 अरब रुपए की जमीन वारगुजार नैब ने कराई है। 300 करोड़ रुपए नैब ने एफएक्टीज को वापस किए हैं। मामला कराची का है। पिंडी में फेक अकाउंट्स केस में इस वक्त मामला उठा है, इन्वेस्टिगेशन में सामने आया और इसको मंतकी अंजाम तक नैब ने पहुंचाया। साबिक डीजी नैब कराची अल्ताफ अवानी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं अल्ताफ अवानी साहब। सर ये फरमाइएगा, क्योंकि ये हमने ये सुना कि 6 ये केस नैब कराची में था और इसको बंद कर दिया गया, फिर जब मामला फेक अकाउंट्स का आया तो असर नौ इसको फिर दोबारा पिंडी की नैब ने उठाया। तो क्या ये हकीकत है और ऐसा क्यों हुआ? और यही हमने रोशन सिंह प्रोग्राम का भी सुना था। देखिए, ये 6 साल पहले का मुझे खास स्टाइल नहीं है कि ये केस जो है वो यहाँ इन्वेस्टिगेट हुआ और उसको बंद किया गया। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इसकी कोई कंप्लेंट आई और कंप्लेंट वेरिफिकेशन के अंदर ना काफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर उस वक्त जो है ये जो नैब की यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने इसको बंद करने का फैसला किया हो। लेकिन रोशन सिंह प्रोग्राम के मुतालिक मुझे अच्छी तरह इल्म है कि जब मैं यहाँ डीजी बनकर आया था तो मेरे सामने ये केस जो है वो क्लोजर के लिए लाया गया था और मैंने इसको क्लोज करने से इनकार किया था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि इस केस के अंदर जो है वो करप्शन हुई है। क्योंकि मैंने मुख्तलिफ जगहों पे देखा था कि ये जो लाइटें वगैरह लगी हैं वो काम नहीं कर रही हैं या उनकी क्वालिटी बहुत हल्की है। तो जब हमने उसको इसकी टीम चेंज की और उसको ज़्यादा जो है वो फ़ालियत के साथ इसको देखा हमने, तो इसमें से जो है हमें उस वक्त भी एक प्ली बार्गेन हमने उस वक्त भी की थी। जब इसका लिंक जो है वो ये फेक अकाउंट्स केस के साथ मिल गया तो अल्टीमेटली ये केस जो है फिर वो नैब पिंडी ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ से फिर जो है ये 300 मिलियन की इसमें रिकवरी हुई है। सही। अच्छा, दूसरी बात ये थोड़ा फेक मैं जमीन से ये भी थोड़ा समझा दे जाएगा कि ये जो 2 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है जो जिस पर रेगुलाइज किया गया लैंड कमेटी की तरफ से, इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझा दें। ये लैंड कमेटी बनी, लैंड कमेटी ने इसको रेगुलाइज किया है इसकी, या 2 करोड़ रुपए एडिशनल कॉस्ट है इसकी 2 करोड़ रुपए, और फिर जो 3.5 अरब का हुआ वो बेसिक करप्शन है जो हुई है। किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे करप्शन? जी, ये बेसिकली ये हुआ ये था कि ये मिड 2000 में बेसिकली ये हुआ था कि चूंकि बहुत सारे केसेस जो है वो लैंड एलोकेशन के वो नैब में आने शुरू हो गए थे और नैब का पूरा जो रिसोर्सेस थे वो इस तरफ डाइवर्ट हो रहे थे, तो फिर कोर्ट ने और नैब ने ये फैसला किया कि एक कमेटी बनाई जाए सिंध गवर्नमेंट की लेवल पे, और इसको इट वाज बीइंग हेडेड बाय रिटायर्ड जज एट दैट टाइम। और उनका ये काम था कि वो ये तमाम केसेस की जो है वो एवेल्यूएशन करें, एनालाइज करें, और अगर कहीं गलत अलॉटमेंट है तो उसको कैंसिल करें, और जहाँ कहीं जो है वो लोअर प्राइसेस पे अलॉटमेंट हुई है तो वहाँ वो उनका ये फ़र्ज़ था कि वो वहाँ पे एडिशनल पैसे लें। तो ये ज़मीन तो उसूलन चूँकि अलॉटमेंट ही इसकी गलत थी तो ये तो उसूलन उस कमेटी को कैंसिल करना चाहिए, लेकिन कमेटी भी जो है वेंट बियॉन्ड देयर पावर्स और उन्होंने इसमें जो है वो इनसे रेगुलराइजेशन के पैसे ले लिए जो एडिशनल थे, क्योंकि बहुत मामूली अमाउंट पर ये ज़मीन इनको अलॉट की गई थी। सही। तो ये 2 करोड़ रुपए जो हैं ये इन एडिशन टू व्हाट दे इनिशियली पेड, दैट मस्ट बी वेरी मिनिमम अमाउंट। तो ये कहीं से भी जस्टिफाई तो नहीं होता कि 2 करोड़ रुपए की एडिशनल अमाउंट जो दी गई वो 3.5 अरब की असेसमेंट पर कैसे की डीसी मलिर ने? ये सवाल है। ऑब्वियसली ये असल में तो मसला यही है ना कि चूंकि यहाँ तो अंधा रेवड़ियां बांट रहा था अपने आप को, तो फिर ये इसी तरह की एडजस्टमेंट्स जो हैं वो की जा रही थी और लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी कि ये इस तरह से जो है वो उन्होंने 2 करोड़। अब जो रिकवरी हुई है अल्ताफ साहब, ये रिकवरी हमें बताया गया कि बिल्डर के जो हुआ उससे जमीन रिकवर की और उस बिल्डर ने एफएक्टीज को पैसे वापस किए। असल में जिन मुल्जिमान ने ये बेचा, जो लेन देन हुआ 3.5 अरब ये सब कुछ हुआ, उनसे तो रिकवरी अभी तक नहीं हुई ना? नहीं, इसमें मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये 7 जनवरी 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये केस जो है वो रेफर किया था नैब को, और ये 16 केसेस थे जो जेआईटी से निकले थे। और ये जब नैब ने इनको एनालाइज किया इन 16 केसेस को, तो इसमें से इसकी मुख्तलिफ शाखें बनी और ये टोटल 45 केस जो है वो बने। उन 45 केसों में से 12 रेफरेंस जो है वो नैब ऑलरेडी दायर कर चुकी है। 18 केसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में हैं
और 15 केसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में और 18 केसेस जो हैं वो इंक्वायरी में। तो ये टोटल 45 केसेस हैं, जो 16 केसेस में से 45 केसेस बने थे। अच्छा, जहां तक बात है कि ये सिर्फ बिल्डर से जो है वो सिर्फ जैसा आपने कहा कि ये 30 करोड़ या 300 मिलियन जो है वो मिले थे, और वो जमीन जो थी वो सिर्फ 28 एकड़ की थी। सही। बाकी जो ये जमीन वापस हुई है, ये उन लोगों ने ही वापस की है जिनको ये अलॉट हुई थी, या जो फ्रंटमैन थे और जिनके नाम पर ये अलॉट हुई थी, और वहीं से ये नैब ने वापस ली है। सही। और ये जमीन की यानी जो मालियत है इस वक्त ये तकरीबन 20-21 बिलियन रुपए। यानी ये जो यहाँ पे नाम लिखा है, हम्माद शाहिद, अब्दुल गनी, तारिक बेग, मोहम्मद इकबाल, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नाज़रीन, मोहम्मद तौसीफ, आमिर, सिराज शाहिद, सजावल खान, एहसान इलाही के नाम पे 3, एक के नाम पर, शाहिद के नाम पर 34 एकड़ ज़मीन है, एक अब्दुल गनी के नाम पर 37 एकड़ ज़मीन है, 33 एकड़ तारिक बेग के नाम पर है, मोहम्मद इकबाल के नाम पर 32 एकड़ ज़मीन है। ये इन लोगों से नैब ने ये ज़मीन रिकवर की, बिल्डर से भी किया। लेकिन अब सवाल ये कि वाली साहब कि ये जो पैसा आएगा, अभी चेयरमैन नैब का मैंने एक शॉर्ट भी सुनाया था, उसमें आगे उन्होंने यही बोला था कि हम वापस करने का सोच रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं कोई मैकेनिज्म हो कि हम ये पैसा वापस करें तो आगे भी इसकी इंश्योर हो किया जाए कि करप्शन नहीं होगी। तो ये मैकेनिज्म क्या है अल्ताफ वानी साहब? और जमीन वापस होगी ये तो फिर गैर कानूनी तौर पर अलॉट हो सकती है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। देखिए, पैसों का तो बेसिकली मैकेनिज्म मौजूद है, क्योंकि पैसे जो भी नैब वसूल करती है वो अल्टीमेटली अगर फेडरल गवर्नमेंट के हैं तो फेडरल ट्रेजरी में जाते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वापस होते हैं। अगर प्रोविंसेस के हैं तो वो जो चीफ सेक्रेटरी है उस प्रोविंस का, उसके नाम पे नैब जो है वो चेक बना के देता है और उसको बाकायदा मुस्तहर भी करता है। अब ये इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जब ये पैसे वापस जाते हैं दोबारा गवर्नमेंट के खजाने में तो उसको किस तरह से मॉनिटर किया जाए कि ये करप्शन ना हो। ये तो बेसिकली अब देखिए, तो प्रोविंशियल जो सेटअप है, ऑफिसर्स हैं, उनका काम है कि वो चीज़ों को मॉनिटर करें और ये करप्शन वहाँ रोकें। लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर सिंध में तो मसला यही है कि यहाँ सारे के सारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ हैं और दे आर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर, और ये इस सिस्टम का जो है वो हिस्सा बने हुए हैं। और इसमें जो बंदा जितना ज़्यादा करप्शन करता है उसको उतना ज़्यादा ही इनाम के तौर पर बड़ी जो है वो पोस्ट दी जाती है। जैसे अगर अभी आप बात करें, एमडीए में एक साहब थे जो डीजी थे, और चूंकि उन्होंने वहाँ पर बड़ा काम किया एक ख़ास बिल्डर के लिए, अब आप देखिए कि उनको जो है वो एक पोजीशन दे दी गई है दोबारा केडी के अंदर। उसूलन तो ऐसे लोगों को जो है वो कंडेम करना चाहिए और इनको दोबारा गवर्नमेंट की पोस्टों पे नहीं आने देना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बात है कि ये जो ज़मीन रिकवर होती है उसके लिए क्या सेटअप बनाया जाए या क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है नैब के लिए जी कि वो कोई इस तरह का मैकेनिज्म तरतीब दे, क्योंकि ये सिर्फ बिन कासिम वाली ज़मीन की बात नहीं है जो अभी रिसेंटली रिकवर हुई है फेक अकाउंट्स केस में। इससे पहले सुपर हाईवे पर हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो फेक अलॉटीज़ के नाम पर थी, पूरा रजिस्टर एक फेक अलॉटीज़ के नाम पे था। वो तकरीबन 10,000 एकड़ ज़मीन जो है वो रिकवर हुई थी और वो कैंसिल हुई थी, और लेकिन उसके बाद पता नहीं कि वो दोबारा लोगों ने वो किस तरह से उनकी अलॉटमेंट की है। इसी तरह से स्कीम 33 के अंदर यही कारोबार अभी चल रहा है कि ये जो ज़मीनें रिकवरी होती। एक छोटा सा ब्रेक है, इस ब्रेक के बाद हम आते हैं नाज़रीन वापस, और ये जो सवाल इस वक्त है, और इसमें साथ साथ ये भी सवाल आपसे पूछेंगे कि बंद हो गए थे नैब में, और जिस तरह रोशन सिंह प्रोग्राम का भी आप बता रहे हैं, तो उन अफसरान के खिलाफ जो ऐसा केस बंद करते हैं, या 6 साल पहले ये केस बंद हुआ था जो हमारी इत्तलात हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है नैब के अपने एहतसाब के तहत, जो नैब करता भी रहता है अक्सर आईओ से खिलाफ, जिन्होंने एक ठोस शवाहिद वाले केस को बंद कर दिया उस पर, और फिर वो केस खुला, उससे रिकवरी हो गई 21 अरब रुपए की। इस ब्रेक के बाद और अहम सवाल प्रोसिक्यूशन के हवाले से पूछेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जमीनों के हवाले से स्कैंडल आपके सामने रख रहे हैं कि एक जमीन जो कि 2 करोड़ रुपए में रेगुलराइज होती है लैंड कमेटी की तरफ से, और उस जमीन जो कि रेगुलराइज होती है 2 करोड़ रुपए में, वो 1 माह बाद उसकी असेसमेंट 3.5 अरब रुपए डीसी मलिर की तरफ से होती है, और फिर उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है एक ऐसी जमीन के साथ जिसकी मालियत 21 अरब रुपए होती है। और ये पूरा मामला नैब ने जमीन रिकवर की है जिसकी मालियत 21 अरब बनती है। उसके अलावा जिस बिल्डर ने जमीन आगे अलॉटीज को अलॉट कर दी है
उनको, उन अलॉटीज को तकरीबन 300 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए वापस किए गए नैब की तरफ से। इस अहम तरीन केस पर इमरान शफी साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब, भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान शफी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, ये हमने ये भी सुना कि ये केस 6 साल पहले नैब ने बंद कर दिया था कराची में, और जब फेक अकाउंट से मामला आया तो फिर दोबारा खोला गया। इसी तरह रोशन से प्रोग्राम के बारे में भी हम बात यही कर रहे थे कि बंद होने की कोशिश थी कि बंद कर दिया जाए। तो ये जो अफसरान बंद कर देते हैं नैब के केस को, उनके खिलाफ भी कोई सजा बनती है इमरान शफी साहब? देखिए, केस बंद करने के लिए नैब का कोई एक अफसर ये काम नहीं कर रहा होता। नैब के पूरा एक मैकेनिज्म है। अगर किसी केस की कार्रवाई को बंद किया जाता है तो उस पूरे मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है। उसमें एक केस की पूरी एक टीम होती है। उस टीम के ऊपर जो है वो एक रीजनल बोर्ड मीटिंग होती है। रीजनल बोर्ड मीटिंग में डीजी नैब बैठते हैं, डीपीजीए यानी डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बैठते हैं और डायरेक्टर्स बैठते हैं। फिर वो उस पूरे केस की असेसमेंट करती है। उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशंस को वो हेडक्वार्टर भेजती है। हेडक्वार्टर में जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल उसको देखता है, फिर चेयरमैन नैब देखता है, फिर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग होती है नैब की, और वो उसमें तमाम नैब के आला अफसरान, डीजी हेडक्वार्टर, डीजी और बहुत से डीजीज बैठते हैं, मुतलका डीजी भी बैठते हैं, पूरे केस की कार्रवाई को देखते हैं। उसके बाद किसी केस को क्लोज किया जाता है, और फिर क्लोज करने के बाद भी अदालत में जाके 9C की कार्रवाई भी होती है कि इस प्रोसिक्यूशन को अगर उसमें कोई ट्रायल शुरू हो गया तो वो उसको ड्रॉप करवाया जाता है कि हम इसको खत्म कर। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये किसी एक बंदे ने काम कर दिया और कोई केस जो है वो ड्रॉप हो गया। ये एक पूरी तरीकाकार है जिसको फॉलो करने के बाद ये पूरी कार्रवाई मुकम्मल होती है। नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात ये है जो आप ये कह रहे हैं कि ये 21 अरब रुपए की सरकारी जमीन की जो बंदर बांट की दास्तान है, ये देखे ना अब, और नैब ने 21 अरब रुपए रिकवर कर लिए, पर चल रही है। लेकिन मैं इइस बात को जरा दुरुस्त इसलिए नहीं मानता कि पहली बात तो ये है कि ये कहां से असेस हुआ कि ये जमीन 21 अरब रुपए की है। भाई एक जमीन है 262 कनाल, शायद 262 एकड़ बनती है। हो सकता है उसकी बहुत वैल्यू हो, लेकिन उसकी बुनियाद पर उसकी बुनियाद पर ये कहना कि ये 21 अरब रुपए हमने रिकवर कर दिए हैं। और भाई ये जमीन थी, ये पाकिस्तान में मौजूद थी, सरकार के बिल्कुल आंखों के नीचे मौजूद थी। इमरान साहब, उस जमीन को अगर आपने ले लिया, इसका इमरान शफी साहब, ये किस तरह 21 अरब की फिगर आई होगी? क्या ये इन्होंने वैल्यूएशन करवाई होगी या ये खुद आ गई? 21 अरब की फिगर कैसे आती है वैसे? ये देखें, इसके फिगर का तो अब ये तो इन्होंने खुद से एक इसकी रेट लगा लिया है। ये देखना पड़ेगा कि इसकी एवेल्युएशन उन्होंने किससे करवाई है, किस अंदाज से। ये क्या इसका मार्केट रेट है, क्या इसका डीसी रेट है? ये नैब के रेट्स लगाने का कोई हिसाब किताब नहीं है, तरीकाकार नहीं है। वो अपनी मर्जी से चीजों के रेट लगाते हैं। बल्कि पिछले दिनों आपने देखा होगा नैब में कानून में एक अमेंडमेंट भी आई थी और वो ऑर्डिनेंस आया था, और उस ऑर्डिनेंस की एक शिक ये थी कि आइंदा जो है वो निर्खों का हिसाब नैब जो लिया करेगा वो डीसी रेट पर लिया करेगा या एफबीआर रेट पर लिया करेगा। इन दोनों में से किसी एक को ले लिया करेगा। लेकिन नैब वो ऑर्डिनेंस जब खत्म हो गया तो उसके बाद तो अब नैब की मनमानी से ये रेट लगते हैं। तो इसलिए ये कहना कि 21 अरब रुपए हमने रिकवर कर लिया और उस पर वावेला करना और पूरे मीडिया में खबरें लगवाना, मेरा ख्याल है ये बात मुझे कुछ दुरुस्त नहीं लगती है कि इदारे के बारे में 262 कनाल 262 एकड़ अराजी आपने रिकवर की है। वो जमीन यहाँ पाकिस्तान ही में मौजूद थी, पाकिस्तान ही के इदारों ने उसको एक्सचेंज किया था। वो सही किया था या गलत किया था, उस बंदे ने आपको जमीन वापस कर दी। दूसरी बात ये बता दें, पर कहना है कि हमने ये आपने सवाल उठाया, मैं ये पूछूंगा भी अल्ताफ वानी साहब से पूछता हूं, लेकिन मुझे बता दें कि ये जो अब रिकवर हो गई इसको किस तरह सिक्योर किया? क्योंकि चेयरमैन ने रिसेंटली कुछ कहा था कि मैकेनिज्म हम क्या बनाएं कि अगर ये हम लूटी हुई रकम वापस करते हैं तो आगे फिर ये करप्शन ना हो जाए। ये जमीन वापस हुई है, ये फिर गैर कानूनी तौर पर अलॉट हो सकती है। इस सिलसिले में क्या कुछ कानून साजी, इस सिलसिले में क्या कुछ हो सकता है प्रिकॉशनरी मेजर्स? इमरान साहब देखें, कानून तो ये है कि जो भी जमीन अलॉट होगी उसका एक प्रॉपर तरीकाकार उसको फॉलो किया जाएगा। और इसमें भी कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड का एक कानून है जो जिस पर नैब अलर्ज ये करता है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। तो अब ये नैब का कहना था, उस बंदे ने वो जमीन दे भी दी, लेकिन देखना ये है कि क्या ये खिलाफ वर्जी हुई है। और उसके ऊपर ये तो अगर ये नैब ना भी कार्रवाई करता, ये तो अगर कोई गवर्नमेंट खुद, ये लीज लैंड थी, सरकार खुद जो है वो इसको सिंध गवर्नमेंट या कोई जिस गवर्नमेंट के तहत आती है, ये इस लीज को कैंसिल कर सकती थी कि हमारी ये लीज है, ये गलत तरीके से हुई है और इस लीज को हम कैंसिल करते हैं। वहां से ना भी हो तो अदालत एक रिट, अगर एक आम शहरी भी जाके अगर हाई कोर्ट में रिट फाइल कर देता और कहता जी ये सरकारी जमीन है
और जमीन को इस गलत तौर पर उसको अलॉट किया गया है, तो वो जो है वो उसको कैंसिल करके जो है वो लीज उससे कैंसिल की जा सकती थी। यानी ये कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं है। दो तीन सवाल आपने उठा दिए। मैं अल्ताफ वानी साहब आपकी राय जानना चाहूंगा इस पर। पहले तो जो 21 अरब की अमाउंट है, ये इमरान शफी साहब सवाल उठा रहे हैं कि अमाउंट कैसे आपने इस पर ये कैलकुलेट असेस होती है। अल्ताफ वानी साहब देखिए, ये बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है कि ये कोई नैब अपनी मनमानी करता है। शफीक साहब अगर प्रोसिक्यूटर रहे हैं नैब के तो उनको पता है कि जब प्ली बार्गेन कोई भी होती है तो वो प्ली बार्गेन चेयरमैन की अप्रूवल के बाद ये कोर्ट में जाती है और ऑनरेबल जज जो होते हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, वो उसको फाइनल अप्रूव करते हैं और वो वहीं पर ये सारी जो एवेल्यूएशंस हैं नैब के या जो इन्वेस्टिगेशन में जो रेट्स लगाए जाते हैं वो वहाँ पर बाकायदा डिस्कस होते हैं। ये इस तरह नहीं है कि नैब कोई एग्जेजरेटेड अमाउंट बताएगा अपने आप को जो है ग्लोरीफाई करने के लिए। बेसिकली देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आप इस वक्त भी जो डीसी रेट है और एफडीआर का रेट है आप उसी को ले लें, उसमें आपको तकरीबन 30 से 40% का फर्क नजर आएगा जी। आप कराची का कोई भी जो है वो उठा के देख लें रेट और आपको उसमें 30 से 40% का फर्क नजर आएगा। तो ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में ये इतना डिफरेंस है। अब यही डिफरेंस जब आप मार्केट रेट पे जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट मोर देन 100 to 150% नजर आएगा। तो अगर आप ये रेट मार्केट रेट पे लेते हैं तो डेफिनेटली ये इस तरह की अमाउंट्स बनती हैं। इन बिन कासिम के अंदर जो इस वक्त रेट चल रहा है ज़मीनों का, क्योंकि बिन कासिम बेसिकली इज इंडस्ट्रियल एरिया और वहाँ काफ़ी महंगी ज़मीनें हैं और ये बेसिकली उन्हीं मार्केट रेट के हिसाब से लगाया है। और दूसरा सवाल ये था कि एस्टिमेटेड रेट जो है, मैंने ब्रेक से पहले भी ये आपकी तरफ सवाल रखना चाहता, आप ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूँ। इमरान साहब से पूछा है मैंने कि जो अफसरान जो केस को बंद करते हैं, क्योंकि अभी इमरान साहब बता रहे थे पूरा प्रोसीजर होता है डीजी नैब, उसमें सारे अफसरान, एक आदमी नहीं बल्कि पूरा एक प्रोसीजर और पूरा एक सिस्टम होता है जिसके बाद एक केस बंद होता है। तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है जो ऐसे ठोस शवायद वाले केस को बंद कर देते हैं? अल्ताफ वानी साहब देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, ये नैब में 3 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले कंप्लेंट है, ठीक है, एक है इंक्वायरी और तीसरी चीज है इन्वेस्टिगेशन। जो इमरान शफीक साहब ने जो भी प्रोसीजर बताया वो उन्होंने बताया है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि जिसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जो रीजनल बोर्ड है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। जो इंक्वायरी होती है या कंप्लेंट होती है वो से पहले ये 6 साल पहले अगर आप बात कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम पावर्स जो थे वो रीजनल बोर्ड्स को थे, रीजनल डीजीज को ये पावर्स थे और वहाँ पे भी ये सारे शवाहिद देखे जाते हैं। इस तरह से नहीं है कि कोई केस जो है वो बगैर शहादतों के या बगैर जो है वो चीज़ों के देखे उसको बंद कर दिया जाए या इवन उसको आगे कन्वर्ट किया जाए इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ये इस तरह हो सकता है। जो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये कोई कंप्लेंट आई होगी, वो कंप्लेंट स्टेज पे इसको जब एनालाइज किया गया होगा तो ना काफ़ी शहादत होंगी उस कंप्लेंट के अंदर, तो उसको जो है वो उन्होंने साइड पे कर दिया होगा कि इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा मटेरियल नज़र नहीं आता। ये इस तरह हुआ होगा। ये बेसिकली इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का केस नहीं होगा। सही। अल्ताफ वानी साहब क्योंकि लास्ट थिंग जो बंद हुआ होगा। अच्छा, जहां तक आप बात कर रहे हैं, इन्होंने जो कमेंट किया क्योंकि बात कर रहे हैं अगर कहीं पर के कोई जो अफसरान की बात है तो देखिए नैब के अंदर ये बहुत सख्त है और नैब का जो नैब ने प्रायोरिटी लिस्ट रखी हुई है अपने केसेस के लिए, उसमें नैब अफसरान जो है वो प्रायोरिटी नंबर 1 है और गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर कोई 12 अफसरान जो हैं उनको फारिग किया गया है अगर उनके खिलाफ जो है वो सबूत मिले हैं और उन्होंने कोई इस तरह की मैलफिशियंस किया है तो उनको जो है वो मेजर पेनल्टी लगा के उनको फारिग किया गया है। इसी तरह से 41 जो अफसरान हैं उनको माइनर पेनल्टीज लगाई गई हैं। तो नैब में ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी शिद्दत से इसको फील किया जाता है और बड़ी शिद्दत से इसका नोटिस लिया जाता है। ठीक है अल्ताफ वानी साहब, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। इस हवाले से इमरान शफीक साहब भी जो कि साथ रहे हमारे, और अहम तरीन मौजू के पर गुफ्तगू हुई है। इस वक्त नैब और नैब पिंडी, बेसिकली नैब पिंडी की रिकवरी हुई, कराची का केस था, इसकी हिस्ट्री क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। इस ब्रेक के बाद समराइज करते हुए वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज अहम तरीन स्कैंडल जमीनों के हवाले से। नैब ने जमीन वारगुजार कराई, 21 अरब उसकी मालियत बताई। 562 एकड़ की जमीन किस तरीके से इस वारगुजार हुई और किस तरीके से बंदरबाट हुई जमीन की, जिसकी रेगुलेशन 2 करोड़ रुपए में हुई, फिर मालियत 3.5 अरब हुई और फिर 21 अरब की मालियत की जमीन के साथ इसको एक्सचेंज कर दिया गया। इस पूरे अहम तरीन स्कैंडल पे आपके सामने दस्तावेजात के साथ प्रोग्राम किया। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।